सेना के जवान हर विषम हालात में हमेशा जोश और उत्साह के साथ देश की हिफाजत करते हैं और इसी सोच की तस्दीक करता एक वीडियो इन दिनों खूब सुर्खियों बटोर रहा है, जिसे भारतीय सेना ने ही शेयर किया है। इसमें देखिए कैसे भारत चीन सीमा पर तैनात भारतीय जवान ऊंचे और पथरीले पहाड़ों पर निगहबानी के साथ पेट्रोलिंग की भी तैयारी कर रहे हैं। भले ही क्यों न हो ऊंचे पथरीले और बंजर पहाड़, भले ही क्यों न हो कठिन दुर्गम ऊबड़ खाबड़ इलाकों में सर्दी का जोर, बावजूद इसके लेह की धरती से सुनाई दे रहा हिंद के जोशीलों का शोर। लेह लद्दाख में सर्दी लगभग दस्तक दे चुकी है। ऐसे में लेह में मौजूद भारतीय सेना की 14वीं कोर्प्स के ये जवान अपनी दूसरी चुनौतियों को फतह करने के लिए निकल पड़े हैं। लद्दाख, जहां 17,800 फीट की ऊंचाई पर सेना का डिप्लॉयमेंट है, ये वो इलाका है जहां सर्दियों में ज्यादातर -40 डिग्री तापमान रहता है। ऐसे में मजबूत शारीरिक और मानसिक सेहत के साथ सेना के इन जवानों की हिम्मत, उनका जोश, जज्बा और एकता ऐसे किसी भी चैलेंजिंग काम को आसान बना दे। भारतीय सेना के द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो भारत चीन से लगती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का है, जहां सेना अपने स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स के साथ देश की हिफाजत में तैनात है। सेना के ये जाबाज सिपाही एक ऊंचे बंजर पहाड़ पर बंकर भी बनाते दिख रहे हैं। और देखिए कैसे जब कंधों से कंधे मिलते हैं, जब एक हाथ से दूसरे हाथ को मजबूती मिलती है, तब मौसम और पथरीले रास्तों की भारी भरकम चुनौती भी सेना के इन जोशीलों के सामने घुटने टेक देती है। और देखते ही देखते जाबाजों की टोली 1200 किलो की एडवांस्ड आर्टिलरी गन नीचे से टॉप पोस्ट पर खींचकर लाने में कामयाब हो जाती है। हालांकि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच दोनों सेनाओं की ओर से देपसांग और डेमचोक में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरा हो गया है, मगर कुछ इलाके अभी बेहद सेंसिटिव हैं। यही वजह है कि इन जगहों पर ट्रूप्स की तैनाती और पेट्रोलिंग वक्त और हालात की जरूरत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत में जुटी हिंद की सेना लगातार अपने युद्ध कौशल को धार देने में जुटी है। इसी सिलसिले में देश की पूर्वी सीमा पर सेना एक मेगा युद्धाभ्यास में जुटी है। पूर्वी प्रहार नाम के इस युद्धाभ्यास में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल हैं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा के करीब इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया जा रहा है। चीन के साथ तनाव कम करने की कोशिशों के साथ ही भारत सीमा पर अपनी तैयारियां पुख्ता करना चाहता है। ये युद्धाभ्यास इसी कोशिश की गवाही दे रहा है। अनंत आसमान में वायुसेना के शौर्य का प्रमाण। जमीन पर गरजते टैंक और तोपों की दहाड़। हिंदुस्तान की पूर्वी सीमा पर इन दिनों सेना की हलचल बढ़ी हुई है। टैंकों, तोपों, बख्तरबंद गाड़ियों और लड़ाकू विमानों की दहाड़ से पूरा आसमान गूंज रहा है। चीन से सटी सीमा पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने ऐसे युद्धाभ्यास की शुरुआत की है जो हिंदुस्तान की सरहदों को हर खतरे से महफूज कर देगी। इस युद्धाभ्यास का नाम है पूर्वी प्रहार। इस युद्धाभ्यास को 3 सेनाओं के जवान मिलकर अंजाम दे रहे हैं। 18 नवंबर तक चलने वाली इस एक्सरसाइज का मकसद जल, थल और नभ में हिंदुस्तान के लिए एक अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार करना है। सेना के
ईस्टर्न थिएटर में होने वाले इस युद्धाभ्यास में आर्मी और एयरफोर्स के साथ ही नेवी भी अहम रोल अदा कर रही है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा की निगरानी ईस्टर्न थिएटर के हाथों में है, लेकिन सीमा को दुश्मनों से सुरक्षित करने के लिए नौसेना बंगाल की खाड़ी में दुश्मन के युद्धपोतों पर नजर रखती है। यही वजह है कि इस युद्धाभ्यास में नौसेना को भी शामिल किया गया है। पूर्वी प्रहार युद्धाभ्यास के दौरान एक हफ्ते तक देश की पूर्वी सीमाओं से सटे इलाकों में सेना की टुकड़ियां अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगी। ताकतवर लड़ाकू विमान सीमा के करीब उड़ान भरेंगे और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और ड्रोन की गूंज भी सुनाई देगी। पूर्वी लद्दाख के देपसोंग और डेमचौक में भले ही भारत और चीन की सीमाओं की डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन देश की उत्तरी और पूर्वी सरहदों से लगे इलाकों में सतर्कता और तैयारी बेहद जरूरी है। चीन के साथ तनाव कम करने की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन भारत सीमा पर चीन की हर चाल पर पैनी नजर रख रहा है। पूर्वी प्रहार युद्धाभ्यास के दौरान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के आपसी तालमेल को परखा जाएगा। इस अभ्यास से देश की पूर्वी सीमा पर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। पूर्वी प्रहार युद्धाभ्यास के लिए सेना ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। मकसद यही है कि अगर भविष्य में कभी चीन सीमा पर तनाव बढ़ा तो तीनों सेनाएं मिलकर हर चुनौती का सामना कर सके। इस युद्धाभ्यास में आर्मी की इन्फेंट्री यूनिट्स हिस्सा ले रही है। इसके साथ ही M777 अल्ट्रा लाइट हेवित्जर तोप और आर्टिलरी गन अपनी ताकत दिखाएगी। वायुसेना के सुखोई 30 MKI और राफेल फाइटर जेट C-130J सुपर हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी युद्धाभ्यास में शामिल है। इस एक्सरसाइज में नौसेना के मार्कोस कमांडोज भी हिस्सा ले रहे हैं। अक्टूबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने से पहले भारत और चीन के बीच LAC पर जारी विवाद को सुलझाने में अहम प्रगति हुई थी। लगातार बातचीत के बाद दोनों देश LAC की विवादित इलाकों से डिसएंगेजमेंट यानी सेना पीछे हटने और दोबारा गश्त शुरू करने पर सहमत हुए थे। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिवाली के मौके पर अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर का दौरा किया था। अब सरहद पर भारत और चीन के बीच तनाव घटाने के लिए LAC पर सेनाओं की मौजूदगी में कमी लाने की प्रक्रिया का इंतजार है। हालांकि LAC पर स्थिति को लेकर चीन के तेवर फिलहाल नरम दिख रहे हैं, लेकिन सरहद पर स्थिरता और सुरक्षा के लिए भारत की सतर्कता लाजमी है। बात सरहदों की सुरक्षा की हो तो हिंदुस्तान अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। पूर्वी प्रहार युद्धाभ्यास भी किसी कोशिश का प्रमाण है। अनुपम मिश्रा और शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ देश की पूर्वी सीमा पर तीनों सेना युद्धाभ्यास में जुटी हैं, तो दूसरी ओर पुणे में भारत के जवान ऑस्ट्रेलिया की आर्मी के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास में भारत के करीब 150 जवान शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के 120 जवान इस अभ्यास का हिस्सा बने हैं। ऑस्ट्रा हिंद का मकसद दोनों सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाना है। इससे भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना दोनों देश मिलकर कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के जवानों के साथ हिंद के वीरों का ये मेल जोल जंग के हालात में दोनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल की बुनियाद बनेगा। पुणे में भारतीय सेना के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के जवान भारत के लड़ाकों के साथ
युद्ध कौशल सीख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ जॉइंट एक्सरसाइज ऑस्ट्रिया हिंद की शुरुआत शुक्रवार से हो चुकी है। 21 नवंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में दोनों सेनाएं मिलकर मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देने का अभ्यास कर रही हैं। भारतीय सेना के डोगरा रेजिमेंट के 140 जवान अपना दमखम दिखा रहे हैं। इनके साथ ही वायुसेना के 14 जवान भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने हैं। ऑस्ट्रेलिया आर्मी की 2nd डिवीजन की 10वीं ब्रिगेड इस युद्धाभ्यास में शामिल हो रही है। इस ब्रिगेड की 13th लाइट हॉर्स रेजिमेंट के 120 जवान इस युद्धाभ्यास के लिए इन दिनों भारत में हैं। ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज को इस बार 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण में असल युद्ध जैसे हालात में दोनों सेनाएं दुश्मनों को परास्त करने का अभ्यास करेंगी। दोनों सेनाओं के जवान मिलकर आतंकियों के खिलाफ रिहायशी इलाकों और रेतीली जमीन पर मिलिट्री ऑपरेशंस का अभ्यास करेंगे। दूसरे फेज में दोनों सेनाएं मिलकर युद्ध की आधुनिक रणनीति बनाने पर फोकस करेंगी। ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का निर्माण करेंगी। आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करना, हेलीपैड को सुरक्षित करना, हेलीबॉर्न ऑपरेशन मिसाल भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको समंदर की लहरों पर सवार 2 जांबाजों का जज्बा दिखाते हैं जिन्होंने बेपनाह चुनौतियों को पार करते हुए इतिहास रच दिया। 39 दिनों की कठिन यात्रा के बाद लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना 9 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया पहुंची। उनकी यात्रा पूरी होने में अभी कई महीने बाकी हैं। नाविका सागर परिक्रमा का ये दूसरा चरण है। इससे पहले पिछले साल INSV तारिणी में दोनों महिला अधिकारियों ने गोवा से रियो तक का सफर तय किया था। उनतालीस दिनों की अथाह समंदर की चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद भारत की 2 जांबाज नौसेना अधिकारियों ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर पताका फहरा दी। नाविका सागर परिक्रमा के दूसरे चरण में लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना भारतीय नौसेना की सेल बोट तारिणी में सवार होकर 9 नवंबर को 2:30 बजे ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमेंटल बंदरगाह पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। इन दोनों वीरांगनाओं का ये समुद्री अभियान इसलिए भी अहम है क्योंकि भारतीय नौसेना अधिकारियों की सेलिंग बोट से दुनिया की ये पहली परिक्रमा है और ये यात्रा इसलिए भी चुनौतियों से भरी है क्योंकि इस यात्रा के दौरान INS तारिणी सिर्फ हवा की मदद से चल रही है। इस दौरान किसी इंजन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अपने मजबूत हौसलों और हिम्मत से लहरों से टकराने की इनकी यात्रा की शुरुआत 2 अक्टूबर को गोवा से हुई थी। अब तक इन दोनों जाबाज महिला अधिकारियों ने 4,900 नॉटिकल मील की दूरी तय की है। इन्होंने 16 अक्टूबर को भूमध्य रेखा और 27 अक्टूबर को मकर रेखा पार की है।
नौसेना के मुताबिक इस 39 दिन की नॉन स्टॉप यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के की जोड़ी ने शांत से लेकर गंभीर मौसम की स्थिति का सामना बड़ी दिलेरी से किया। इन दोनों जाबाज महिला अधिकारियों का ये सफर नाविका सागर परिक्रमा अभियान का दूसरा चरण है। इससे पहले पिछले साल नाविका सागर परिक्रमा के पहले फेज में इन दोनों सैन्य अधिकारियों ने समंदर में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने पिछले साल INS तारिणी में गोवा से रियो तक का सफर तय किया था। वापसी की यात्रा पूरी करने पर इन्होंने करीब 18,000 नॉटिकल मील्स का सफर पूरा किया था। अब अपने जज्बे और हौसले से इन दोनों ही सैन्य अधिकारियों ने एक बार फिर इतिहास रच डाला है। ऑस्ट्रेलिया के बाद ये दोनों लेफ्टिनेंट कमांडर न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका के केप हॉर्न और साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पोर्ट से होते हुए वापस गोवा लौटेंगी। इस पूरे अभियान के दौरान इन्हें 21,600 नॉटिकल माइल्स की यात्रा तय करनी है। यात्रा का हर एक लम्हा आगे भी चुनौतियों से भरा रहेगा, लेकिन भरोसा है कि पहले की तरह भारतीय नौसेना की ये दोनों जाबाज अधिकारी लहरों को चीरते हुए अपना मुकाम हासिल जरूर करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां काफी तेजी से चल रही हैं और इस महामेले में आने वाले श्रद्धालुओं की तमाम सहूलियतों का ख्याल रखते हुए व्यवस्थाएं भी पुख्ता की जा रही हैं। उनकी सुरक्षा और सलामती के लिए भी प्रशासन कई कवायदें कर रहा है। इन्हीं में से एक है NDRF की तरफ से एक अभियान, जिसके तहत स्थानीय नाविकों को कुंभ के दौरान किसी भी आपातकाल की स्थिति में श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने की टिप्स लगातार दी जा रही है। प्रयागराज की धरती पर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आवाभगत के लिए कुंभ नगरी तैयार हो रही है। संगम नगरी में अगले साल जनवरी में महाकुंभ आयोजित हो रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहूलियत पर खास फोकस है। NDRF ने स्थानीय नाविकों को कहीं नदी की लहरों पर प्रशिक्षण दिया। हमारी NDRF की टीम के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से CPR देके अगर कोई बंदा डूब गया है पानी में, 5 से 6 मिनट हो गया है, तो कहीं और संभावित हालातों से भी निपटने के लिए आपातकालीन गुर सिखाए। अगर कोई डूब रहा है श्रद्धालु, उसको कैसे बचाना। आज जो है नाविक संगठन के, जैसा कि यहाँ पर 1500 से 2 लोग हैं, 2000 जो कि नाव का संचालन करते हैं, इनको आज ट्रेनिंग दिया गया है कि महाकुंभ के दौरान अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है, चाहे बोट डूबने की घटना हो या किसी प्रकार की छोटी मोटी इंजरी हो, तो वहां पर कैसे लोगों को प्राथमिक उपचार देके लोगों को बचाया जा सके। लाइक CPR देने के तरीके उनको बताया गया, ब्लड कंट्रोल करने के तरीके बताया गया, लाइफ जैकेट को प्रॉपर किस तरह से श्रद्धालुओं को पहनाना है, उस सारी टेक्निक्स को उनको बताया गया ताकि किसी भी प्रकार की महाकुंभ जो आने वाला है उसमें किसी भी श्रद्धालु को कोई नुकसान न हो। तो लोकल संसाधन है, जैसे कि आप कुछ यहाँ लोकल संसाधन देख रहे हैं, उस लोकल संसाधन के माध्यम से कैसे लोगों को बचाया जा सकता है। दरअसल कुंभ क्षेत्र में NDRF की 2 यूनिट इसी काम में लगी हुई हैं, जो खासकर नाविकों को किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए सेफ्टी टिप्स दे रही हैं, ताकि वो समय पर अपने साथ ही श्रद्धालुओं की भी हिफाजत कर पाएं। सपोज दैट अगर किसी को चोट भी लग जाए, तब वही चीज हम आपको बताएंगे कि ऐसी घटना हो भी जाए तो कैसे हम उसको कंट्रोल करना है। कुंभ के दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है तो ऐसे में दुर्घटना से जुड़ी जानकारी सबसे पहले स्थानीय प्रशासन को देने पर जोर। हादसे में जख्मी को बैंडेज कैसे बांधी जाए, नदी में डूबने की स्थिति में या और किसी सांस संबंधी इमरजेंसी में भी पीड़ित को CPR कैसे दिया जाए। तो ये इम्प्रोवाइज तरीका, जैसे ये आपका सामने लाइफ बॉय, अगर पानी में फेंक देंगे, अगर वो बंदा पकड़ लिया तो भी क्या हो जाए, आराम से बच सकता है। इन पर खास जानकारियाँ नाविकों को दी गयी। NDRF के इस प्रशिक्षण में इन जैसी कई और इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने के लिए इन स्थानीय नाविकों को ट्रेनिंग दी गई, जिसको इन नाविकों ने बखूबी समझा भी। तो बोलते हैं हम कैरोटिड पल्स। किसी को भी CPR देने से पहले उसके कैरोटिड पल्स को चेक करना होता है, पल्स एब्सेंट है या प्रेजेंट, पल्स मिल रही है कि नहीं। NDRF सर टीम आई थी, जो हम लोगों को नाविक में डूब, जैसे पानी में डूब के जो बेहोश हो जाते हैं उनको बचाने के लिए CPR का ट्रेनिंग दिया गया है, और जो फास्ट ट्रैक ब्लड को रोकने के लिए ऐसे ट्रेनिंग थी NDRF करवा रहे थे, जो ट्रेनिंग हम लोग को दे रहे हैं। उन्होंने बचाने का भी तरीका बताया, जैसे किसी को 20 मिनट तक पानी में डूब गया उसको कैसे CPR करना है,
तो सब ट्रेनिंग में बताते हुए गए। उसके बाद आपको बताएंगे जैसे कोई व्यक्ति अचानक बोट से एक दूसरे टकरा एक दूसरे घायल हो गए, ठीक है, ब्लड। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम पर लाखों श्रद्धालुओं के स्नान करने की उम्मीद है। वहीं प्रयागराज के प्रतिष्ठित मंदिरों में भी श्रद्धालु सनातन धर्म के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा दर्शाएंगे। ऐसे में महाकुंभ 2025 को सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन समेत कई संबंधित एजेंसियां हर आपात स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही हैं। जाहिर है, महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसका साक्षी बनने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में देसी विदेशी श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में उन्हीं की सुरक्षा की खातिर सभी व्यवस्थाओं को धार दी जा रही है, जिसमें एनडीआरएफ की ओर से नाविकों को दिया जा रहा ये प्रशिक्षण बेहद व्यवहारिक है। किसी को भी सीपीआर देने से पहले उसके कैरोटिन पल्स को चेक करना होता है, पल्स एब्सेंट है या प्रेजेंट है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद सबको उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन युद्ध थम जाएगा। अब खबरें आ रही हैं कि चुनाव जीतने के बाद से ही ट्रंप इस शांति मिशन पर जुट गए हैं। हालांकि इन खबरों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि ट्रंप की बातचीत पुतिन से हो चुकी है। दावा है कि बातचीत 7 नवंबर को हुई है, जिसमें ट्रंप ने पुतिन से युद्ध को रोकने की अपील की है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच हुई इस बातचीत में ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन में युद्ध को न बढ़ाने की सलाह दी है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई मौकों पर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म करवाने में अहम भूमिका की बात भी कही थी। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को न बढ़ाने की सलाह दी थी और इस बात का जिक्र अपने चुनाव अभियान में भी किया था कई बार मंच से भाषण के दौरान। लेकिन अब वॉशिंगटन पोस्ट का यह बहुत बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात की है। बातचीत में इस बात का जिक्र किया गया है, युद्ध को रोकने को लेकर बात कही गई है। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सलाह दी है। आपको बता दें, ट्रंप कई बार चुनाव के दौरान इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं। देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस मामले से परिचित कई लोगों ने इसकी पुष्टि की है। इन्हीं में से एक ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि ट्रंप ने अपने फ्लोरिडा के रिसोर्ट से ये कॉल की थी। इस दौरान ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति को यूक्रेन में युद्ध को न बढ़ाने की सलाह दी और उन्हें यूरोप में अमेरिका की बड़ी सैन्य उपस्थिति की याद दिलाई। दावा यह भी है कि पुतिन ने ट्रंप को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी और कहा कि वो उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अमेरिका रूस संबंधों को बहाल करने और यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। दरअसल चुनाव में ट्रंप ने जोर शोर से दावा किया था कि राष्ट्रपति बनते ही वो मिनटों में रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा देंगे। अब वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतते ही फ्लोरिडा से पुतिन को फोन मिलाया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ट्रंप और पुतिन की यह बातचीत 7 नवंबर को हुई है। इस कॉल में ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन में जंग और ना खींचने की सलाह दी है। कॉल के दौरान पुतिन ने ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई भी दी है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पुतिन इस मसले पर बातचीत के लिए तैयार है। तो ये थी बात रूस और यूक्रेन के युद्ध की। अब बात कर लेते हैं प्रदूषण के खिलाफ चल रहे युद्ध की। और अब बात साफ हवा के हक की। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की हवा बेहद खराब हो गई है। पिछले 12 दिनों से AQI 350 के पार है। कानपुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ तक स्मॉग की सफेद चादर है। ताजमहल के दीदार के लिए पहुंचे लोगों को और ज्यादा निराशा हाथ लगी, क्योंकि ताजमहल धुएं की वजह से साफ नजर आना ही बंद हो गया। जबकि कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रदूषण की वजह से ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है। दिल्ली और NCR में प्रदूषण से लड़ने के तमाम दावों और कोशिशों के बावजूद नतीजा जीरो ही नजर आ रहा है। दिवाली से ही हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में है। फिलहाल इस हालात में सुधार की गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही है। देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर तस्वीर लगभग आपको एक ही जैसी नजर आएगी, जहां आपको एक सफेद धुंध की चादर नजर आएगी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही साथ कई जगह पर AQI लोगों की हेल्थ भी खराब कर रहा है।
350 के पार दिल्ली के कई हिस्सों में AQI बना हुआ है और अब आने वाले दिनों में जब ठंड बढ़ेगी तो स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। आम दिनों के मुकाबले दिल्ली की हवा में मामूली सुधार भले ही हुआ हो, लेकिन वायु की गुणवत्ता अभी भी खराब कैटेगरी में बनी हुई है। कनॉट प्लेस पर हम जहां पर हैं, एक मीटर लगा हुआ है जो रियल टाइम में डेटा बता रहा है और जो कह रहा है कि इनर सर्कल पर AQI दरअसल 254 है, PM 2.5, PM 10 जिसकी मात्रा अभी भी ज्यादा है और ऊपर से जो मौसम की गतिविधि है उसने भी हवा को खराब किया है, क्योंकि जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो अभी तक निकल नहीं पाए हैं। तो जब तक तेज हवा ना चले या बरसात ना हो, मौसम में थोड़ा बदलाव ना हो, तब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। और हवा की ये गुणवत्ता सबसे ज्यादा खराब है सीमावर्ती इलाकों पे, जहां दिल्ली से हरियाणा की, दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा यहाँ पर और पंजाब, इन इलाकों में जो AQI है वो और ज्यादा खराब है। ऊपर से एक हेज जैसी तस्वीर जो आपको मेरे इर्द गिर्द आपको दिखाई देगी हवा में, जो कुछ सप्ताह में कोहरे में बदल जाएगी। जैसे जैसे तापमान नीचे गिरेगा, ठंड है, तो ऐसे में मेट्रोलॉजिकल फैक्टर भी हैं और जो घटक हैं प्रदूषण के वो भी ऊपर नहीं जा पा रहे हैं वायुमंडल में। तो आप ये जो अभी समझेंगे कि उसके नाते आपको एक स्मॉग जैसी स्थिति दिखाई देगी, हेज दिखाई दे रहा है, ऊपर से धीरे धीरे कोहरा भी बढ़ रहा है और इसके चलते अभी जो AQI है वो लगातार खराब बना हुआ। हालांकि आम दिनों के मुकाबले आज थोड़ी राहत जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन हवा अभी भी जहरीली है, खराब कैटेगरी में है और इसीलिए अपना बहुत ख्याल रखें। दिल्ली के कनॉट प्लेस से मनीष विधूड़ी के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। राजधानी दिल्ली ही प्रदूषण की मार नहीं झेल रही, बल्कि दिल्ली NCR से लेकर मुंबई तक का यही हाल है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी प्रदूषण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। वहां भी कई इलाकों में स्मॉग की मोटी परत नजर आ रही है, जो प्रदूषण स्तर के खतरनाक स्तर पर पहुंचने का संकेत है। फिलहाल मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स 114 दर्ज किया गया है, जो सामान्य तौर पर 70 से 80 के आसपास रहता है। यानी लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। ये तस्वीर आप देखिए, दिल्ली और मुंबई की तस्वीर, देश की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी, ये दोनों तस्वीरें आप देखिए। कई जगह स्मॉग की मोटी परत आपको नजर आ रही है। दिल्ली में भी साफ हवा अब नहीं मिल रही है। यहाँ AQI 300 से ज्यादा पहुंच चुका है, जबकि मुंबई में 114 के आसपास AQI पहुंच गया है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 70 से 80 के आसपास रहा करता था। एक दौर था जब नवंबर में दिल्ली वाले गुलाबी सर्दियों का मजा लिया करते थे, लेकिन इस साल अभी तक ठंड की दस्तक नहीं हुई है, बल्कि प्रदूषण से लोग जूझ रहे हैं। कई रिसर्च में ठंड की देरी के लिए इस पॉल्यूशन को जिम्मेदार बताया गया है। ऐसे में लगातार बढ़ता AQI हमारी और कुदरत की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। दिल्ली NCR के कई इलाकों में तो AQI वायु की गुणवत्ता में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज सुबह से दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। आज दिल्ली का औसत AQI 346 दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। जहांगीरपुरी में AQI 460 दर्ज किया गया है। वहीं बवाना में AQI 400 दर्ज किया गया है। इसमें PM 2.5 का लेवल हाई है। तो वहीं वजीरपुर AQI की अगर हम वहां की बात करें तो 390 PM दर्ज किया गया है। कुछ ऐसा ही हाल मुंडका का भी है। मुंडका में AQI 380 के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं आनंद विहार में भी हवा की स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 377 के आसपास दर्ज किया गया है। इसके अलावा RK पुरम में AQI 368 दर्ज किया गया। ओखला में AQI का जो स्तर है 338 दर्ज किया गया, यानी कि ओखला में भी हवा की गुणवत्ता का स्तर सबसे खराब श्रेणी में ही है। इसके अलावा विवेक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 370 दर्ज किया गया है। यहां PM 2.5 का लेवल हाई दर्ज किया गया है। और बात नरेला की भी करें तो यहां भी कुछ ऐसा ही हाल है। नरेला में AQI 352 है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली की हवा हर दिन बदतर होती जा रही है। ऐसे में खुद को सुरक्षित रखें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। हवा खराब है और आपको अपना ध्यान रखना है। ये हवा बच्चों और खासकर बुजुर्गों के लिए बेहद तकलीफदेह है। तो कैसे इस खराब हवा में हमें खुद को बचाना है, जानते हैं डॉक्टर विपुल गुप्ता से। दिल्ली में दमघोटू प्रदूषण फिर एक बार शिकंजे में ले रहा है दिल्ली NCR को। लगातार AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI बढ़ने का मतलब है सीने में जलन, आंखों में तूफान
और दिमाग में क्या क्या चलता है, क्या क्या उसका असर दिमाग में होता है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसके प्रिवेंशन क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे इसमें बचाव किया जा सकता है, तो इस पर हम बात करें। न्यूरो इंटरवेंशन विशेषज्ञ हमारे साथ डॉक्टर विपुल गुप्ता जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बताइए, इस इतने दमघोंटू प्रदूषण में स्वागत करें तो कैसे करें और लोग इससे कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को टिप्स दें। ये जी आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है संजय जी, क्योंकि प्रदूषण से जो हम लोग सोचते हैं कि लंग्स डैमेज हुए, सांस आने की दिक्कत हुई, पर जो ज्यादा तक जो डेथ्स हैं, मृत्यु होती है, परमानेंट डैमेज है, वो हार्ट में डैमेज होना और ब्रेन में स्ट्रोक होना। इनफैक्ट एस्टिमेट किया गया है शायद हमारी कंट्री में 20 से 25% हार्ट अटैक और स्ट्रोक में प्रदूषण का कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ चपेट में आने के रेशियो बढ़ जाता है या ब्रेन स्ट्रोक और मरने का भी बढ़ जाता है? इधर में क्या ज्यादा घटनाएं हो जाती हैं ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक से मरने की? जी बिल्कुल, आपने सीवियर हार्ट स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक? जी हाँ, एक तो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर से भी हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है। जो ये बहुत छोटे छोटे PM2.5 पार्टिकल क्यों मेजर करे जाते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, तो ये हमारे लंग्स में जाके खून की नलियों में एंटर कर सकते हैं। वहाँ पे जो बॉडी के सेल इनसे लड़ते हैं तो एक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है और वो पूरी बॉडी में फैल सकता है। प्लस PM2.5 पार्टिकल हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर के डायरेक्टली नलियों को इरिटेट करना, हार्ट की रिदम प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रोसेस होता है। इसके हमारे हार्ट अटैक या स्ट्रोक दोनों का रिस्क इसमें बढ़ता है। और ऐसे लोग जो पूरी तरह से घोषित रूप से हार्ट के पेशेंट या ब्लड प्रेशर के, शुगर के नहीं है, लेकिन वो बॉर्डर लाइन पे हैं, वो क्या करें? वो ना तो इधर के हैं ना उधर के हैं। जैसे उन्होंने बताया, हम एयर प्यूरिफायर लगा के कोशिश कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट ये आया था पेपर कि भैया अगर एयर प्यूरिफायर बहुत ही इफेक्टिव है, थोड़ा आपको ब्लड प्रेशर भी घट जाता है, पर थोड़ा तो एक्सपोजर हमारे को होना है। तो हम यही कर सकते हैं, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए बाकी लाइफस्टाइल अच्छा रखें। जैसे हमने बोला कि भाई रेगुलर एक्सरसाइज करना, खाना हेल्दी खाना, स्मोकिंग ना करना, ड्रिंकिंग ना करना, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स ज़्यादा खाना। अगर नॉनवेज खाना भी अवॉइड करें, नॉनवेज खाना भी है तो फिश या चिकन, जो रेड मीट बोलते हैं, उसको बिल्कुल अवॉइड करना। रात का खाना हल्का रखना और रात का खाना सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना। तो ये थी साफ हवा के हक की बात। अब आपको हम बेहद भव्य तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो वृंदावन से आई हैं, जहां कार्तिक महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दरअसल वहां हर बार की तरह इस बार भी ठाकुर श्री राधा वृंदावन चंद्र की रथ यात्रा निकाली गई, जिसकी रौनक में शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आए। हर किसी के चेहरे पर अपने गोपाल जी के प्रति भक्ति भाव साफ नजर आया। ढोलक मंजीरे की थाप और हरे राम हरे कृष्ण के जयकारे, भक्ति रस में झूमते नाचते गाते ये सभी श्रद्धालु गोपाल जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। वृंदावन में कार्तिक उत्सव की ऐसी रौनक देखने लायक रही। यहाँ ठाकुर श्री राधा वृंदावन चंद्र की रथ यात्रा निकाली गई। इस बार ठाकुर श्री राधा वृंदावन चंद्र की सुंदर झांकी हो या भव्य रथ यात्रा, पूरे भक्तिभाव और उल्लास के बीच चंद्रोदय मंदिर परिसर कान्हा के जयकारों से गूंज उठा। वृंदावन में हर साल 3 दिन का ये धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया जाता है, जिसमें देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कृष्ण भक्त शामिल होते हैं। पहले दिन यमुना जी में ठाकुर जी की पूजा का विधान है। दूसरे दिन ठाकुर श्री राधा वृंदावन चंद्र की शोभा यात्रा और फिर रथ यात्रा चंद्रोदय मंदिर परिसर में निकाली जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान रथ पर सवार भगवान के दर्शन करना बहुत ज्यादा शुभकारी माना गया है। मान्यता है कि रथ खींचने से ही भगवान की विशेष अनुकंपा मिलती है। यही वजह है कि भारत के कोने कोने से श्रद्धालु इस रथ यात्रा में शामिल होते हुए भगवान का रथ खींचना अपने लिए सौभाग्य मानते हैं। जो रथ यात्रा है उसमें जो भी भक्त भगवान के रथ को खींचते हैं और उसमें जो भी श्रम देते हैं, भगवान उनको अपने निज भक्ति का सौभाग्य प्राप्त करवाते हैं। तो जितने भी भक्तगण आज रथ यात्रा में सम्मिलित हुए हैं और श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र के रथ को खींचा है उन्होंने, उन सबको भगवान वृंदावन धाम में अपनी भक्ति में लगाए रखने की उनको प्रेरणा और शक्ति और उत्साह देंगे। बस ये समझिए कि वृंदावन की धरती पर हर साल निकाली जाने वाली ये रथ यात्रा उड़ीसा की जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की तरह ही निकाली जाती है। इसमें
जिसमें भक्तों की पूरी श्रद्धा और आस्था का भाव अपने आराध्य के प्रति नजर आता है। इसलिए इस बार भी कार्तिक महीने में ठाकुर श्री राधा वृंदावन चंद्र की भक्ति में सराबोर सैकड़ों श्रद्धालु झूमते नाचते अपनी आस्था प्रकट करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व सांसद जयाप्रदा रविवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर पहुंची। जयाप्रदा ने विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर वहां महाकाल के दर्शन किए और पूरे भक्तिभाव से महाकाल की पूजा अर्चना की। जयाप्रदा ने गर्भगृह की चौखट से बाबा का पूजन कर आशीर्वाद लिया। नंदी हॉल में भगवान महाकाल का ध्यान लगाया। नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना भी कही। जयाप्रदा ने कहा कि बाबा महाकाल में उनकी गहरी आस्था है, इसलिए अक्सर भगवान के दर्शन के लिए यहाँ आती रहती हैं। जयाप्रदा 4 महीने पहले गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भी श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची थी और भगवान महाकाल के दर्शन किए थे। वे पहले भी दर्शन के लिए महाकाल मंदिर आ चुकी हैं। आज मैं उज्जैन के महाकाल बाबा के दर्शन करने आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अक्सर बाबा के शरण में आती हूँ और मैं बस इतना ही मैंने मांगा कि बाबा हमारे जो मध्य प्रदेश के जनता को खुशहाल में रखो और उनको आशीर्वाद दो, सदा वो सुरक्षित रहे और खुशहाल में रहे। और मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, मैं साक्षात भगवान को मैं उनको देख रही हूँ, उनको छू रही हूँ, उनके स्पर्श मेरे को फील हो रहा है। ये आज हम साक्षात भगवान जी को हमारे सामने उनके आशीर्वाद जो मिला है वो मैं धन्य हो गई हूँ। और सनातन धर्म के लिए हम जो प्रचार करते हैं, साक्षात हमारे भगवान यहाँ विराजमान हैं। तो ये भव्य दर्शन के लिए मैं कमेटी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सारे कमेटी ने मेरे को इतना सम्मान दिया था।